वेलकम टू सिविल एजीआई। ये स्टील का बीम हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टील में बीम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग कंप्रेसर मेंबर तक का सफ़र ख़त्म कर चुके हैं। इसके पहले वाला वीडियो में थोड़ा ऑडियो क्वालिटी ख़राब है, क्योंकि माइक जो है लग नहीं पाया था, लेकिन वो वीडियो है बहुत फ्रूटफुल, उसको देखिएगा। तो बीम में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता नहीं है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बनेगा आपको प्लेट गर्डर में जाके, क्योंकि बीम का ही हिस्सा होता है प्लेट गर्डर, ठीक है ना। तो बीम में जो पहले मोटा मोटी बात है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बीम में क्या क्या पूछ सकता है। तो बीम होता क्या है, तो देखिएगा, आप बीम देखे होंगे। तो बीम बेसिकली बनता है आई सेक्शन का, ठीक है। आई सेक्शन स्टील में अधिकतर इसका इस्तेमाल होता है, आई सेक्शन का। तो हम लिखते हैं क्या, पहले देख लीजिए कि बहुत सारा सेक्शन है जो कि बीम के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, जितना भी रोल्ड सेक्शन है। लेकिन हम लोग सबका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? हम लोग एंगल सेक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? टी सेक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? सी सेक्शन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? हम आइडियल जो है आई सेक्शन को ही क्यों मानते हैं? कुछ थ्योरी है इसके लिए, देख लीजिए। लिखता है एंगल एंड टी सेक्शन आर वीक इन बेंडिंग, ठीक है ना। बेंडिंग में वीक होता है कौन? एंगल सेक्शन। और टी सेक्शन जो है बेंडिंग में वीक होता है। सी सेक्शन यू कैन बी यूज एज बीम फॉर लाइट लोड्स। सी सेक्शन यूज हो सकता है लेकिन लाइट लोड्स के लिए। इस पर लोड लगाएंगे तो ये इसका फ्लेंज ही बकल कर जाएगा, ठीक है। तो द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज एज बीम इज आई सेक्शन। तो आई सेक्शन को ही सबसे इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट माना गया है बीम डिजाइन में, ठीक है। बोलता है व्हेन ए सिंगल आई सेक्शन इज अनेबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ देन आई सेक्शन विथ कवर प्लेट्स इज यूज्ड, दैट इज बिल्ट अप सेक्शन। बोलता है कि जो रोल्ड सेक्शन, यानी रोल्ड सेक्शन, आप समझ रहे हो कि रोल्ड सेक्शन जो फैक्ट्री से बन के जो सेक्शन आता है उसी को रोल्ड सेक्शन कहते हैं। जैसे कि एंगल सेक्शन, टी सेक्शन, सी सेक्शन, आई सेक्शन, ये सब रोल्ड सेक्शन है। तो बीम में तो हम पहले पढ़ लिए कि एंगल सेक्शन और टी सेक्शन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि बहुत बेंडिंग में बहुत वीक रहता है, बहुत कमज़ोर है बेंडिंग में, फट से बेंड हो जाएगा इस पर लोड लगेगा तो, ठीक है। और सी यूज़ करते हैं लेकिन बहुत लाइटर लोड्स के लिए। आई सेक्शन क्या है, सबसे मुफीद है, सबसे बेहतर है बेंडिंग को के लिए, ठीक है। बोलता है कि जब ये हमारा रोल्ड सेक्शन अनेबल हो, मतलब कि उतना कारगर ना हो बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए, तब हम लोग जो है इसी आई सेक्शन के ऊपर कवर प्लेट्स प्रोवाइड कर देते हैं और तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई सेक्शन के ऊपर कवर प्लेट्स लगा देना, डेट इज बिल्टअप सेक्शन। और फिर लिखते हैं कि जब बिल्टअप सेक्शन भी अनेबल हो जाए तब इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्लेट गर्डर का। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ रोल सेक्शन यूज होता है, कहाँ बिल्टअप सेक्शन यूज होता है और कहाँ प्लेट गर्डर यूज होता है, ठीक है। तो अब अच्छा है, तो थोड़ा सा आई सेक्शन को देखिए कि कैसा दिखता है। यहाँ फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे आई सेक्शन का 3D बनाने का प्रयास किए हुए हैं हम यहाँ पे। तो आई सेक्शन का ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको वेब कहते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो पता होगा कि ये बीच वाला वेब होता है, ऊपर वाला फ्लेंज होता है हिस्सा, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाला कंप्रेशन फ्लेंज है, नीचे वाला टेंशन फ्लेंज है। ये सब बात अगर नहीं समझ में आता है तो बहुत आसान है समझना कि ऊपर वाला टेंशन कंप्रेशन में क्यों है, नीचे वाला टेंशन में क्यों है। तो मान लीजिए कि ये बीम है, ठीक है। तो इसको अच्छा इससे करते हैं, लिखो फेंको पेन पकड़िए और इसको जो है कि इस पर लोडिंग दीजिए। कैसा लोड दे रहे हैं हम इस पर? ट्रांसवर्स लोड दे रहे हैं, ऐसे लोड दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसा हो गया, ये मुड़ गया, देखिए, है ना। ये ट्रांसवर्स लोड देने पे ये मुड़ गया है। ट्रांसवर्स लोड क्या होता है पहले ये समझते हैं तब इसको मुड़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई भी सेक्शन, आई सेक्शन हो, टी सेक्शन हो, जो सा भी सेक्शन हो, लेकिन हम यहाँ आई सेक्शन का उदाहरण लेते हैं। आई सेक्शन किस एक्सिस पे ज़्यादा स्टेबल है? किस एक्सिस पे ज़्यादा स्टेबल है कहने का मतलब ये है हमारा कि आई सेक्शन को हम खड़ा रखें तो ज़्यादा स्टेबल है, या इसको लिटा के रखें तो ज़्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली ये लिटा के यूज़ होता है। लिटा के यूज़ क्यों होता है? क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा लंबा एक्सिस वाला भाग जो है ये एक्स एक्सिस वाला भाग है। ये वाई एक्सिस वाला जो आई सेक्शन का छोटा होता है, ये वाई एक्सिस कितना बड़ा है इसका? बस छोटा सा है, ये है इसका वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस कितना बड़ा है? जितना लंबा होगा ये, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस एक्सिस पे जो सेक्शन ज़्यादा स्टेबल है वो उसका एक्सिस कहलाता है, ठीक है ना।
अब इस उस एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई लोड लगे ना तो उसको ट्रांसवर्स लोड कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो एक्सिस पे स्टेबल है उसके परपेंडिकुलर कोई लोड लगता है तो उसी को हम लोग ट्रांसवर्स लोडिंग कहते हैं। समझ में आ गया। तो अब क्या है कि अभी हम आपको ट्रांसवर्स लोड दिखा रहे थे लगा के कोई बीम पे, है ना, इसको लोड लगा रहे हैं। अभी क्या हो गया देखिए, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर तो दब रहा है, ऊपर दब रहा है, ऊपर में दब रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे खिंचाव हो रहा है। इसमें नीचे जो देखिए खिंचाव हो रहा था, इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ऊपर वाला जो होता है कंप्रेशन फ्लेंज होता है और नीचे वाला टेंशन फ्लेंज होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझाने में हम सफल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बात है कि ये जो आई सेक्शन है उसमें ये जो फ्लेंज वाला हिस्सा है वो बेंडिंग रेजिस्ट करता है, ठीक है ना। दोनों ये कंप्रेशन वाला हिस्सा जो कंप्रेशन बेंडिंग और ये टेंशन बेंडिंग रेजिस्ट करेगा, और ये जो बीच वाला हिस्सा है वेब ये शेयर रेजिस्ट करता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत फ्रीक्वेंट टास्किंग है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर सोम से दर्शन हुआ होगा तो बेंडिंग का एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, बहुत, कि एम बाई आई बराबर सिग्मा वाई बाई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है ना। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखिए क्योंकि जेएसएससी में पिछला बार भी पूछ लिया था, ये पूछ लिया था कि भाई बेंडिंग स्ट्रेस बराबर क्या होता है, तो मारना था एम वाई बाई आई मारना था, तो सिग्मा को इधर कर ली, यही करना था, समझ रहे ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है बेंडिंग से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, तो देखिए बीम पढ़ रहे हैं तो आपको बीम का इफेक्टिव लेंथ पता होना चाहिए, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बीम आपको पता होना चाहिए। डिफ्लेक्शन बहुत पूछता है भाई, डिफ्लेक्शन का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले इस दोनों को डील करते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम का या कैंटिलीवर बीम का, जो आरसीसी में पढ़िएगा वही डीएसएस में भी है, कुछ अलग नहीं है। तो इफेक्टिव लेंथ जो है यहाँ नोट्स में है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे नोट्स अभी तक डिस्क्रिप्शन में गया नहीं है किसी कारण से, लेकिन वो चला जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ जो है, पहले सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो क्या होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम के बात करें, अगर हम इफेक्टिव लेंथ का बात करें तो इसका इफेक्टिव लेंथ होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए एक स्टील कॉलम यहाँ है, एक स्टील कॉलम यहाँ है, ठीक है, और इसके बीच में ये एक बीम है। तो हम लोग जो इफेक्टिव लेंथ लेंगे वो यहाँ से यहाँ लेके पूरा ना लेके हम लोग इफेक्टिव लेंथ लेते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट के सेंटर से दूसरे सपोर्ट के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को ही माना जाता है सेंटर टू सेंटर, सेंटर सीसी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। ये सिंपली सपोर्ट के केस में। और अगर कैंटिलीवर का एग्जांपल लीजिएगा तो कैंटिलीवर में जो इफेक्टिव लेंथ होता है, पहले कैंटिलीवर का फिगर ड्रॉ कर लीजिए, है ना, स्टील का है सब, है ना। तो ये होता है लेंथ ऑफ ओवरहैंग, ठीक है, लेंथ ऑफ ओवरहैंग, इसमें होता है फार्मूला इफेक्टिव लेंथ का कैंटिलीवर के लिए कि लेंथ ऑफ ओवर हैंग प्लस हाफ इफेक्टिव डेप्थ। यानी कि पहले तो यहाँ से यहाँ तक एल ले लिए और फिर इसका जो भी डेप्थ होगा ना, जो भी इफेक्टिव डेप्थ होगा उसका हाफ जो है इसे कि हम लोग को यूज़ करना है। तो यहाँ एल प्लस हाफ इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ साफ साफ लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा कि सिंपली सपोर्ट के केस में कितना लेना है इफेक्टिव स्पैन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, और कैंटिलीवर के केस में लेना है इफेक्टिव स्पैन लेंथ ऑफ ओवरहैंग प्लस हाफ इनटू इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा पूछता है और हम आपको डिफ्लेक्शन याद कराने की कोशिश करते हैं। किस केस में? स्टील के केस में। आरसीसी में भी अपना डिफ्लेक्शन का फार्मूला है, लेकिन आज आपको हम डीएसएस वाला बताते हैं, ठीक है। तो एक है परमिसिबल यानी कि अलाउएबल परमिसिबल डिफ्लेक्शन का जो फार्मूला है वो है एल बाई यानी कि स्पैन बाई 325, ये WSM के केस में है, ठीक है ना।
ठीक है, स्पैन बाय 325। और असल में सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में भी बता रहे हैं आपको, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कैंटिलीवर बीम का परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना होता है कैंटिलीवर बीम का, तो कैंटिलीवर बीम का होता है ये जो स्पैन बाय 325 की है ना, इसी में मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा तो ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आपको दे देगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ लिखा दिख रहा होगा, आप पढ़ लेंगे कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन जो है इफेक्टिव स्पैन बाय 325 होता है डब्ल्यूएसएम के केस में, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। और 2 इंटू इफेक्टिव स्पैन बाय 325 कर लीजिएगा डब्ल्यूएसएम का कैसे रहेगा, और कैंटिलीवर बीम के लिए। अब आपका सवाल होगा सर तो डब्ल्यूएसएम का बता दिए, एलएसएम का कौन बताएगा, तो एलएसएम का भी हम ही बताएंगे, ठीक है ना। तो एलएसएम का फार्मूला होता है परमिसिबल डिफ्लेक्शन में, तो एलएसएम में डिफ्लेक्शन अपन को जानना है ना, तो एलएसएम में डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है स्पैन बाय 300 एक होता है स्पैन बाय 360, ठीक है ना। तो स्पैन बाय 360 तब जब हम लोग रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ससेप्टिबल टू क्रैकिंग, यानी कि संदेह है कि वो क्रैक कर जाएगा, ससेप्टिबल टू क्रैकिंग। स्पैन बाय 300 तब जब हम लोग होगा, क्वेश्चन में होगा कि नॉट ससेप्टिबल टू क्रैकिंग, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, कैसे दिमाग में रहेगा, तो इसका भी वो ट्रिक हम छोटा सा देते हैं, पसंद हो तो अपनाइएगा, नहीं तो कोई नहीं। देखिए डिफ्लेक्शन, अब आप ही मान लीजिए कि कोई वैल्यू में आप 3 से 60 कोई वैल्यू को, कोई स्पैन वैल्यू है मान लीजिए 1000 है ना, 900 मानते हैं, ठीक है ना। तो 900 भागा 360 करिएगा तब ज़्यादा वैल्यू आएगा, या 900 भागा 300 करिएगा तो ज़्यादा वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब 360 से भागा दिए हैं तो इसमें कम वैल्यू आएगा, तो 360 से अगर भागा दिएगा ना 900 को तो लगभग 2.5 आएगा, ठीक है ना। और इसको भागा दीजिएगा तो एग्जैक्टली 3 आएगा। तो जो ससेप्टिबल टू क्रैकिंग वाला वैल्यू आता है वो थोड़ा कम आता है, ध्यान में रखिएगा कि वैल्यू थोड़ा कम आएगा। 360 से भागा दे रहे हैं तो है ना, तो ये एक सेंस बना के रखिएगा। बाकी तो याद आपको यही रखना है कि स्पैन बाय 300 होता है, स्पैन बाय 360 होता है, बात समझे। चलिए अब क्या बचता है इसमें, अब इसमें बचता है वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग क्या होता है। तो चलिए उससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि बीम को का जो टाइप है वो 2 टाइप में बांटा गया है। किस केस पे, इस केस में कि जो आपका आई सेक्शन है उसको अगर हम कंक्रीट के अंदर जमाए नहीं, कंक्रीट के अंदर कास्ट नहीं किए हैं, तब उसको कहते हैं लेटरली अनसपोर्टेड बीम, ठीक है। और अगर हम स्टील बीम को कंक्रीट के अंदर कास्ट कर दिए हैं तो कहलाता है लेटरली सपोर्टेड बीम। तो ऑब्जेक्टिवली ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब और एक बात कि इन द डिज़ाइन ऑफ बीम वी अज्यूम दैट डेप्थ ऑफ वेब इज रेजिस्टिंग शियर। तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हम मानते हैं कि डेप्थ ऑफ वेब है वो क्या करता है, शियर झेलता है। यहाँ हम ऊपर से शुरुआत में ही हाँ कि फ्लेंज रेजिस्ट बेंडिंग एंड वेब रेजिस्ट शियर, ये बताया हम। तो यहाँ हम बता रहे हैं आपको कि वही चीज़ बोल रहे हैं लेकिन एक अलग तरीके से बोल रहे हैं। अलग तरीका नहीं है कि इन द डिज़ाइन ऑफ बीम वी अज्यूम दैट द डेप्थ ऑफ वेब इज रेजिस्टिंग शियर। डेप्थ ऑफ वेब जो है शियर को रेजिस्ट करता है। तो डेप्थ ऑफ वेब कितना लेना है, सवाल यही है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में मारने आएगा, कुछ भी लिखा रहेगा ना, टाउ वी ए भी बटा छोटा डी इंटू टी एफ लिख देगा, फिर भी बटा डी टी इंटू कुछ भी लिख देगा, है ना। आपको ये वाला मारना है। नहीं समझ में आया बात, शुरू से समझिए। देखिए शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स हम लोग शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टाउ वी से, ठीक है। और शियर फोर्स को डिनोट करते हैं भी से, ठीक है। और एरिया जो हमको वेब एरिया जो लेना है ना, वेब एरिया कितना है, ये वाला जो है थिकनेस है TW, ठीक है। और एक और डायमेंशन चाहिए एरिया बनाने के लिए, तो इसको लेंगे हम लोग टोटल डी लेंगे, यही नहीं कि यहीं तक डी ले लिए, है ना।
ऐसा नहीं करना है कि टी डब्ल्यू ही लेना है, नहीं, टोटल डी लेना है, यही बात है। यहाँ यही बात लिखा हुआ है कि इन द डिज़ाइन ऑफ बीम वी अज्यूम दैट द डेप्थ ऑफ वेव इज रेजिस्टिंग शियर एंड डेप्थ ऑफ वेव इज टेकन ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम। ठीक है, अब बचता है वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं वेब बकलिंग। चलिए अब शुरू करते हैं वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग को सीखना। तो कुछ मूलभूत अंतर जो है वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग में है, वो आपको पहले इमेज के माध्यम से, फिर कुछ फैक्ट के माध्यम से हम बताते हैं। तो सबसे पहले अगर वेब बकलिंग का इमेज आपको बनाना है तो कोशिश करते हैं इमेज बनाने का, वेब बकल होने का। ठीक है, तो वेब बकल जो है सामान्यतः सेंटर पोर्शन जो होता है आई सेक्शन का, वहाँ से होता है। और ये जो हमारा वेब क्रिपलिंग है वो दिखाते हैं कहाँ से होता। पहले एक बार ये बन जाए। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा वेब बकल, यानी कि इसका जो सेंटर पोर्शन है वो डिफ्लेक्ट हो गया है। ये हमारा वेब बकलिंग है। वेब बकलिंग, वेब बकलिंग में कौन सा पोर्शन डिफ्लेक्ट होता है? तो सेंटर पोर्शन, सेंटर पोर्शन याद रखना है इसको। अब हम अगर इमेज बनाएं वेब क्रिपलिंग का, तो ये कुछ इस तरह बनेगा। वेब क्रिपलिंग सामान्यतः होता है फ्लेंज और वेब के जॉइंट पोर्शन पे। फ्लेंज और वेब के जॉइंट पोर्शन पर वेब क्रिपलिंग आता है। ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। ऊपर हम यहाँ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर में इसका पॉइंट लोड लग रहा था, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा था इस पोर्शन में, जिस वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया। नीचे से अगर रिएक्शन लोड लगेगा, रिएक्शन, तो यहाँ पे भी हो सकता है ये चीज़। अभी बात समझ में नहीं आ रहा होगा पॉइंट लोड रिएक्शन लोड, तो आगे देखिए। तो ये सीखे कहाँ आता है वेब बकलिंग? वेब बकलिंग आता है सेंटर पोर्शन पे। वेब क्रिपलिंग कहाँ आता है? तो फ्लैंज एंड वेब के जॉइंट पोर्शन पे आता है, जॉइंट पोर्शन पे आता है। ठीक है ना। और दूसरा क्या सीखिएगा इसमें, जो बिल्टअप सेक्शन होता है वहाँ जनरली जो है बिल्टअप सेक्शन में जनरली वेब बकलिंग आता है। और वेब क्रिपलिंग जनरली किस सेक्शन में आता है? तो वेब क्रिपलिंग जनरली जो है आपका रोल्ड सेक्शन में आता है। ठीक है, रोल्ड सेक्शन हम बहुत बार बता चुके हैं। रोल्ड सेक्शन उस सेक्शन को कहते हैं जो फैक्ट्री से बन के आता है, वो वाला सेक्शन हमारा रोल्ड सेक्शन कहते हैं, जैसे कि एंगल सेक्शन, आई सेक्शन। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हुआ। तीसरा फैक्ट दिखाने से पहले आपको दिखाना होगा, कुछ थ्योरी पढ़ते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए वेब बकलिंग का क्या कहता है कि व्हेन हैवी लोड और रिएक्शन इज कंसंट्रेटेड ऑन ए शॉर्ट लेंथ, a region of high compression stresses is produced in web either under the load or at the support। समझ में आया? नहीं आया तो एक इमेज बनाते हैं, देखिएगा। यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है आई सेक्शन का। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हम बना रहे हैं आई सेक्शन का। ठीक है, अब इसी आई सेक्शन का हम बनाना चाहते हैं साइड व्यू। ठीक है, तो साइड व्यू बना रहे हैं। ये फ्लेंज वाला मोटाई है, इतना ही मोटाई होगा ये वाला, इसलिए इतने मोटा बना रहे हैं। ठीक है, अब हम नीचे वाला कंप्रेशन फ्लेंज का थिकनेस बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना लंबा है नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा थिकनेस ऑफ फ्लेंज। ये भी थिकनेस ऑफ फ्लेंज है, लेकिन टेंशन पार्ट का, ये कंप्रेशन पार्ट का। अभी टोटल डेप्थ कितना है इसका? डी है, यहाँ भी डी है। ठीक है,
यहाँ भी डी है। अब हम इस आई सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस खींच रहे हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस इसके सेंटर से पार होगा। जब सेंटर से पार होगा तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2, ठीक है। और यहाँ नीचे भी d/2, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए कहाँ कहाँ लोड लग रहा है। हाँ, क्या बोला कि व्हेन ए हैवी लोड और रिएक्शन, जब एक हैवी लोड और रिएक्शन कहाँ लगेगा, रिएक्शन यहाँ सपोर्ट पे लगता है रिएक्शन, ठीक है, सपोर्ट पे ही रिएक्शन लगता है। मान लीजिए कि इस बीम का एक एंड यहाँ पे, एक एंड यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा एंड यहाँ पे है, इतना ही लंबा है, तो यही दो रिएक्शन होगा ना इसमें, ठीक है। और या तो रिएक्शन पे लोड लगे या ऊपर से कोई पॉइंट लोड लगे या कंसंट्रेटेड लोड रहे, ठीक है ना। ये कैसे हुआ है, जैसे कि ये एक पेन मान लीजिए बीम है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है एक दूसरा पेन पास हो रहा है, हाँ, दूसरा बीम पास हो रहा है, तो दूसरा बीम रखाएगा इसी पे ना, तो यही रखा हुआ हिस्सा जो है ये वाला है, समझिए बीम पे, तो यही लोड इस पे आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये केस हम लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वेब बकलिंग का, क्योंकि वेब क्रिपलिंग में भी सेम ऐसा ही इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम लोग केस पढ़ रहे हैं वेब बकलिंग का, तो इसमें क्या होता है कि ये लोड W लगने की वजह से ये लोड जो है, इसका प्रसार जो है, लोड का जो फैलाव है वो फ्लेंज से होता हुआ वेब के न्यूट्रल एक्सिस तक आता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वेब बकलिंग में जो लोड का प्रसार होता है कितना डिग्री के एंगल से होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता है 45 डिग्री के एंगल से प्रसार होता है। वही अगर पूछा जाएगा वेब क्रिपलिंग में, तो उसमें आपको आंसर देना है 30 डिग्री के एंगल से प्रसार होता है। जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि वेब बकलिंग के केस में जो प्रसार है 45 डिग्री का हो रहा है, और वही वेब क्रिपलिंग के केस में 30 डिग्री का हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आया? यहाँ से तक बात समझ में आया तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, तो हमको पता है कि, तो हमको बेसिकली निकालना है, हमारा मकसद क्या है ये इमेज बनाने का। ये इमेज बनाने का हमारा मकसद है कि हम जान सकें कि वेब बकलिंग स्ट्रेंथ एट कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड पर कितना है, मतलब वेब बकलिंग का स्ट्रेंथ कितना है यहाँ पे, मतलब वेब बकल करने के विरोध में कितना स्ट्रेंथ है उसका, ठीक है ना। तो वो कैसे निकलता है, तो स्ट्रेंथ निकालने का हम बहुत पहले फॉर्मूला बताते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ होता है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो यहाँ भी स्ट्रेस इनटू एरिया ही है, ठीक है ना। तो यहाँ स्ट्रेस क्या चीज़ का, स्ट्रेस यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना, तो सिग्मा एस। एरिया कहाँ से आएगा, तो एरिया देखिए कहाँ से आएगा, तो एरिया के लिए हमको 2 डायमेंशन चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या डायमेंशन है फिगर में, तो एक तो आपको मिल जाएगा इसमें कि कितना दूरी पे ये लोड फैल रहा है, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए बी विड्थ का जो है कि वो ऊपर वाला जो हम अभी दिखाए कि ऊपर वाला जो इसके ऊपर पार हुआ है, तो इसका विड्थ तो फिक्स होगा कुछ, तो ये बी विड्थ है, लेकिन इसका फैलाव कुछ ज़्यादा हुआ है ना, 45 डिग्री से फैला है कहाँ, फ्लेंज तक। तो बकलिंग में फ्लेंज तक जो फैलता है, तो हमको जानना है कि जो फैला है इधर एक्स डिस्टेंस और इधर एक्स डिस्टेंस, तो ये एक्स डिस्टेंस कितना है, यानी कि अपन को चाहिए टोटल कितना, b+2x चाहिए, ठीक है। तो ये x का मान क्या है ये निकालना पड़ेगा, तो ये एक डायमेंशन तो ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा डायमेंशन जो होगा हमारा b+2x के अलावा, वो दूसरा डायमेंशन होगा थिकनेस, ठीक है ना। ये जो हमारा थिकनेस ऑफ वेब होगा उसको गुना कर देंगे तो हम निकाल पाएंगे कि
वेब बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड, ठीक है। तो ये एक्स कैसे निकलेगा, तो देखिए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ये ट्रायंगल को लेकर आइए यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ 45 डिग्रीज था, तो यहाँ पर 45 है, तो यहाँ भी तो 45 ही होगा ना, यहाँ 45 हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, d/2 है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो ये हो गया d/2। और ये तो x ही हमको निकालना ही है। हम जानते हैं tan 45 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब है एंगल के सामने वाला हिस्सा लंब होता है, एंगल के सामने वाला हिस्सा लंब होता है, ठीक है। इसलिए x बराबर d/2, क्योंकि tan 45 का वैल्यू तो 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया, तो x बराबर क्या निकल गया, d/2 निकल के आएगा। तो इधर भी d/2, इधर भी d/2, ठीक है ना। तो 2x बराबर अगर हमको करना है तो 2 × d/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर निकल जाएगा, सिग्मा AC × b + d × tw, ठीक है। तो यही निकालना था। हालांकि आपको जानना सिर्फ इतना ही है कि वेब बकलिंग में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री 45 डिग्री, वेब क्रिपलिंग में कितना होता है, तो 30 डिग्री, ठीक है। तो और एक और चीज़ कि ये तो हम निकाले कि पॉइंट लोड जब है ऊपर वाले हिस्से में लग रहा है, जो सपोर्ट पे कैसे निकलेगा, तो सपोर्ट पे जब लोड जो लग रहा, सपोर्ट पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है इस पर, है ना, तो उसकी वजह से इधर तो फैलेगा नहीं, है ना, इधर तो फैलेगा नहीं, तो सिर्फ इधर फैलता है, ठीक है, इधर फैलता है। तो कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे फैलेगा। तो इसका मान कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री पे फैलेगा, तो हम जानते हैं कि लंब बटा आधार फिर से करेंगे तो यही d/2 निकल के आएगा, ठीक है ना। और ये हिस्सा तो b ही है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमको वेब बकलिंग स्ट्रेंथ एट सपोर्ट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा, b + d/2 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखा हुआ है। देख लीजिए, वेब बकलिंग स्ट्रेंथ एट सपोर्ट, तो सिग्मा स्ट्रेस इनटू एरिया, तो एरिया क्या है, b + d/2, b + d/2 × tw। और वेब बकलिंग स्ट्रेंथ एट कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड पे तो कितना हो जाएगा, ये b + d हो जाएगा। कैसे होगा हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो वेब बकलिंग हो गया। वेब क्रिपलिंग उस तरह से, तो वेब क्रिपलिंग कहाँ होता है, तो वेब क्रिपलिंग होता है जंक्शन पे, किसका जंक्शन पे भाई, है ना। यहाँ जो अभी तक जो सीखे हुए हैं कि वेब बकलिंग होता है सेंटर पोर्शन पे, और वेब क्रिपलिंग होता है फ्लेंज और वेब के जॉइंट पोर्शन पे। वेब बकलिंग समानता किस तरह के सेक्शन में होता है, तो बिल्टअप सेक्शन में होता है। वेब क्रिपलिंग किस सेक्शन में होता है, रोड सेक्शन में होता है। इसमें लोड जो फैलता है वेब बकलिंग में वो 45 डिग्री में फैलता है फ्लेंज तक, और ये क्या बोलते हैं, वेब तक फैल, न्यूट्रल एक्सिस तक जाता है 45 डिग्री फैल के, है ना। और ये जो हमारा है वेब क्रिपलिंग, इसमें 30 डिग्री में फैलाव होगा, अभी हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। तो इसको बस ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें देखिए फैलाव 30 डिग्री में होता है, ठीक है। तो यही इतना ही याद रखना है, इसको ज़्यादा सॉल्व करके कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर बस एक चीज़ हम बता सकते हैं कि यहाँ पे b + 2√3 कैसे आया, ये सीख लीजिए आप पहले, ठीक है। तो देखिए उसका भी फिगर हम ऐसा ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, लेकिन उतना समय ना लेते हुए हम आपको फटाक से इसको करके दिखाते हैं, ठीक है। इसमें फ्लेंज बना लिए, ठीक है। फ्लेंज बनाने के बाद न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है। इस फिगर को देखते हैं, कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग फ्लेंज तक ले गए थे ना, यहाँ ध्यान दीजिए, वेब बकलिंग हम लोग क्या फ्लेंज तक लेके गए थे, ठीक है ना। इसमें फ्लेंज बोलते हैं हम, वेब के सेंटर पर तक लेके गए थे। इसमें हमको फ्लेंज में ही रखना है ना। इसमें क्या है कि हमको फ्लेंज में ही रखना है, बस इतना से ही मतलब है। ये वो छोटा वाला ट्रायंगल को लेके आना है, ठीक है। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल को आप यहाँ रखिए, ठीक है। छोटा वाला ट्रायंगल यहाँ रख दिए, तो कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो गया,
तो नीचे में कितना है, नीचे वाला ही तो पता करना है कि एक्स का मान कितना है। ये हाइट हमको पता है कि ये हाइट क्या होता है, ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज होता है, तो यहाँ टी एफ लिख देंगे, ठीक है ना। तो हमको पता है tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ल, लंब एक्स बाय टी एफ। tan 30 का वैल्यू √3 होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √3 टी एफ, है ना। ये टी एफ इसके साथ गुना हो जाएगा, है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, √3 टी एफ। तो इसी तरह इसमें √3 टी एफ आया है, और इधर भी √3 टी एफ, इधर भी √3 टी एफ, तो 2√3 टी एफ हो जाएगा। इधर तो एक ही साइड जाएगा क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है ना। तो b प्लस √3 एफ। तो अगर आपको स्ट्रेस इंटू एरिया कर लीजिएगा, आपको दोनों निकल जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।